क्षेत्र ओबरा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां लगभग 63-64 हज़ार के आसपास वोट हासिल करने वाले और लगभग 22,000 के आसपास जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने वाले पहले आरजेडी कोटे से और पहली बार विधायक बने ओबरा विधानसभा क्षेत्र से ऋषि यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ओबरा विधानसभा क्षेत्र में 2025 से पूरे देश में बिहार विधानसभा चुनावों का शोर गुंजायमान है और कयासों का बाजार गर्म है कि महागठबंधन में लगभग सीटें फाइनल हो चुकी हैं और अगले जो चंद घंटे बचे हुए हैं इसमें तमाम प्रत्याशियों के पास में जो संभावित कैंडिडेट हैं पार्टी की तरफ से औपचारिक सूचनाएं भी दी जाने लगी हैं। कांग्रेस हालांकि इसमें काफ़ी आगे है और सिटिंग विधायकों के पास में फोन पहुंचना शुरू भी हो गया है। आरजेडी के युवा फायरब्रांड नेता ऋषि यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि जी, 5 सालों का वक्त गुजरा, जनता ने कितना पाया और जनता ने कितना खोया? पिछले 5 साल बहुत यादगार 5 साल हैं और कुछ संघर्ष भरे भी हैं और कुछ उपलब्धियों भरे भी हैं। 5 साल में जनता के बीच रहा और जनता की समस्याओं का समाधान जहाँ तक हो सके वहाँ तक करने की कोशिश भी की और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने कामयाबी भी हासिल की। जैसे फर्स्ट टाइम एवर जैसे जो कामयाबियाँ होती हैं वो ज़्यादा याद रहती है लोग। हमारे यहाँ दाऊद नगर में डीएन कॉलेज है जिसकी स्थापना 50 के दशक में हुआ था और आज तक वहाँ पे पीजी की पढ़ाई नहीं थी। उसको प्रयासरत करके, उसको मेहनत करके उसको हमने मुकाम तक पहुँचाया और आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वहाँ पे 7 विषयों के ऊपर पीजी की पढ़ाई शुरू होती है, हो रही है, मतलब चल रही है। उसके बाद अपने आप में अनूठा हम लोगों ने रोजगार मेले लगाए। रोजगार मेला, और ऐसा भी रोजगार मेला नहीं जिसमें कि कोई आम कंपनियां या किसी शेडी कंपनीज को बुला करके फॉर्मेलिटी से पूरा किया जाए। हमने कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स को बुलाया, सुजुकी मोटर्स को बुलाया, एमआरएफ टायर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक को बुलाया, इंडो एमआईएम को बुलाया, उसके बाद फिर हिंदुस्तान रेफ्रिजरेशन जैसे कई बड़ी कंपनियां थी जिनको हमने बुला करके रोजगार मेले का सफल जो है कार्य किया। फिर सिंचाई हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, निरंतर प्रयासरत हो करके सुविधाओं को बढ़ाया। निरंतर प्रयासरत होकर सुविधाओं को बढ़ाया। एक शेर के जरिए भी समझिए कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज की नाव क्या सामने चल रहा है। सफल आयोजन हुआ है, यह कहना है ऋषि यादव का। एक शेर के जरिए भी समझिए कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज की नाव कैसे मुझ पे चल गई। ओबरा इलाके में हमने पिछले लोकसभा चुनावों में भी देखा और उस काराकट लोकसभा क्षेत्र में जहां ओबरा विधानसभा क्षेत्र आता है, हालांकि जिला औरंगाबाद है, लेकिन वहां से जो हनक धमक चमक ऋषि यादव ने दिखाया, इस बार भी विधानसभा चुनावों में कयासों का बाजार गर्म है। आरजेडी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से नवाजे जा सकते हैं ऋषि यादव। एक बार फिर से पार्टी विश्वास जता रही है, एक बार फिर से पार्टी इनके नाम पर दाव खेलने के लिए तैयार है और वहाँ जो चीजें हुआ, जो जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं हुई वो बता भी रहे हैं ऋषि यादव। भले ही शब्द कम है, मायने बहुत ज़्यादा है। मायने ये है कि विकास की आधारशिला को रखा गया, विकास की पहचान को बनाया गया ओबरा में और आगे भी ये कदम रुकने वाले नहीं है। ऋषि जी, जनता ने एक बार फिर से मौका दिया, वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो शायद आपके अरमान है, ख्वाब है, रात में आपको सोने नहीं देता, सपने में चीज़ें आती हैं कि एक काम रह गया, छूट गया, शायद पूरा नहीं कर पाया, कसक है, साफ गोई के साथ जनता को बताइए वो काम कौन सा रह गया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो वाकई में रातों की नींद उड़ा देता है वो ये है कि इतने जो NH-139 है हमारा, उसको कितनी बार हम लोगों ने कोशिश किया कि उसकी 4 लेनिंग हो जाए। मतलब औसतन 300 से 350 लोग हर महीने मरते हैं NH-139 में। तो उस सड़क की जो बदहाली है, वो बदहाल सूरत जो है बयां करती है पूरे क्षेत्र की। वो सड़क जो है नेशनल हाईवे होते हुए भी 4 लेन होने से वंचित रह गया है, जबकि ट्रैफिक एनालिसिस उसके ऊपर हुआ। फिर केंद्रीय परिवहन मंत्री जी भी आया, उन्होंने भी घोषणा की गया में आकर के कि उसको 4 लेनिंग करेंगे। फिर अचानक विभाग की तरफ से एक उदासीन रवैया आया कि समानांतर सड़क एक और बन रहा है पटना को जो सासाराम से जोड़ता है, इस वजह से 4 लेनिंग नहीं होगा। और फिर कहते हैं ना, उसको कवर अप करने के लिए सर्वे करा रहे हैं, ये हो रहा है। भाजपा के तमाम मंत्री, तमाम विधायकों ने यही बात रखी कि सर्वे चल रहा है। पहली चीज तो ये है, सबसे पहला घाव और गहरा घाव। मौका मिलेगा तो उसे पूरा करेंगे। मौका मिलेगा तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल में हो करके, क्योंकि केंद्र सरकार को वो करना है नेशनल हाईवे। तो हमें तमाम हमारे बिहार के जितने भी प्रतिनिधि
जो लोकसभा में है और राज्यसभा में है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहें कि NH-139 फोर लेनिंग हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जब भी कोई मरीज वहाँ पे होता है, कोई एक्सीडेंट हो या कोई ट्रॉमा हो, तो हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे उनका इलाज हो सके। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेफरल अस्पताल है कि आइए फर्स्ट एड करा के रेफर हो जाइए। तो पटना राजधानी के ऊपर बोझ है। दूसरा यही सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य करना है कि औरंगाबाद जिले में एक मेडिकल कॉलेज को हमें लेके आना है। 17 महीनों की बात होती है। तेजस्वी यादव के कई इंटरव्यू को मैंने किया और कहते हैं 17 महीने 20, 19, 17, 18 सालों पे भारी भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी थे तेजस्वी यादव, तो कुछ तो आधारशिला रखी जानी चाहिए थी। बिल्कुल, कुछ तो मैं बताता हूँ। उन 17 महीनों में सबसे पहले टारगेट था सदर अस्पतालों का मॉडर्नाइजेशन, सदर अस्पतालों को दुरुस्त करना, जो आपकी बिल्कुल। और उसके ऊपर 60 डेज का टारगेट रख करके उन लोगों ने उसको पूर्ण भी कराया। फिर सेकंड फेज के अंदर मेडिकल कॉलेज की बारी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कार्यकाल सिर्फ 17 महीनों का होगा। आप जब भी आप किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, आप एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। मेडिकल कॉलेज जो है, मतलब के मेडिकल कॉलेज जैसा जो लक्ष्य होता है वो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा होता है, जिसकी प्लानिंग 1.5 साल 2 साल के बाद जो है वो धीरे धीरे जमीन पे आना शुरू होता है। सतह पे तैयारी भी हो चुकी थी, उद्घोषणा की भी बारी थी। अच्छा। और स्वास्थ्य सेवा में तमाम बहालियों की भी घोषणा की बारी थी। लेकिन तभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से मूड स्विंग होता है और वो फिर जो है दूसरी तरफ चले जाते हैं, एनडीए की तरफ। फिर आप एनडीए के लोगों से ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो भेदभाव ना करें, क्षेत्रवाद ना करें, और उन्होंने तमाम जितनी भी योजनाएं थी अपने अपने क्षेत्र में लेकर के गए। बिल्कुल ऋषि यादव बता रहे हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो दिल में कसक भी है, शायद रह गया, छूट गया। पारदर्शी तरीके से जनता के पीछे स्वीकार भी करते हैं, मौका मिला तो इन कामों को अंजाम भी देंगे। युवा हैं और युवाओं के वास्ते हमने ओबरा विधानसभा क्षेत्र को भी देखा। पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार को लेकर पूरे राज्य में सुर्खियों में है और तमाम जो नेता हैं अपने रैली में तेजस्वी यादव और तमाम जो अन्य लोग हैं इस मुद्दे को उठाते भी हैं। ऋषि जी, आप अपने इलाके में पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो आपको लगता है ये मुद्दे अहम है और प्रायोरिटी में कौन सबसे आगे है? देखिए, पलायन जो है सबसे बड़ा दंश है, क्योंकि रोजगार मेला भी जब हम लोग करते थे अपने यहाँ तो तमाम बाहर से कंपनियां आती थी। हमारे यहाँ तो फैक्ट्रियां हैं नहीं बड़ी बड़ी। पिछले 20 साल में तो सन्नाटा ही छा रहा है। फैक्ट्री किस चीज़ की लगती है? बिस्कुट की या इथेनॉल की लगाते हैं। और अदानी साहब को 1 रुपये प्रति वर्ष के ऊपर 1000 एकड़ से ऊपर जमीन देते हैं कि बिहार में श्रमिक उनको सस्ते मिल जाएंगे। तो तमाम तरह की बातें हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको बताता हूँ, जो विजन और जो मिशन के साथ तेजस्वी उतरे हुए जनता के बीच में, उनके प्लानिंग को और उनके एग्जीक्यूशन के ऊपर जनता का पूरा भरोसा है। जनता अगर उन्हें सिर्फ 5 साल देगी, सिर्फ 5 साल, में ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ 5 साल उनको अगर देगी जनता, तो उस 5 साल के अंदर हम वो डिलीवरीज करके दिखाएंगे जो बिहार वासियों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये 5 साल सबसे महत्वपूर्ण 5 साल और सबसे स्वर्णिम 5 साल होंगे अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और जनता ने इस चीज को ठान भी लिया। आरजेडी के फायर ब्रांड नेता, युवा नेता ऋषि यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओबरा से पहली बार जीत के आते हैं। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2020 में 63-64 हजार के आसपास इनको मत हासिल हुए। 22,000 से इन्होंने जीत का परचम लहराया है। इस बार भी कैसो का बाजार घर में आरजेडी इनके नाम पर लगभग चीजें फाइनल हो चुका है और इनके नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। एक तोहमत और भी है ऋषि साहब, आपके इलाके में मैं रहा। तकनीकी शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, अभी भी ओबरा अपने पैरों पे शायद खड़ा नहीं हो पाया है। एम्पावरमेंट की बात होती है, नीतीश कुमार कहते हैं डबल इंजन कहते हैं, और तेजस्वी भी माई बहन मान योजना और तमाम चीज़ों पे महिलाओं को फोकस में रखते हैं। महिलाएं एम्पावरमेंट उस तरीके से अभी भी वो नहीं हो पाया। ये 2 तोहमत है जो शायद मुझे लगा कि आपके आसपास में होना चाहिए। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट भी है। वुमेन एम्पावरमेंट से हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं कि महिलाओं को ट्रेनिंग दे देना या महिलाओं को जीविका में कर देना, या जितनी भी योजनाएं चल रही हैं 10,000 रुपये महीने, सबसे 10,000 महीने कब, आखिर कब हुआ ये कि 10,000 महीने हम रोजगार के लिए शहरी महिलाओं को देंगे? वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमने जो है, हमारे नेता ने ये घोषणा की कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए उनको एक सपोर्ट बेस देना, उनको एक समर्थन राशि जो है वो देना, उसका लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। उसके तहत हमने घोषणा की माई बहन मान योजना की, कि प्रति माह प्रति महिला को बिना भेदभाव किए
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ना शहरी ना गांव, जितनी महिला सबको 2,500 रुपए प्रति वर्ष हमने हर महिला को देने का वादा किया, जो भी महिलाएं जो है इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कराती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे खलबली हो गई मौजूदा सरकार को कि भाई होड़ लग गई हमारे यहाँ महिलाओं ने संपर्क करना शुरू किया। हम अपने क्षेत्र में खुद हम देख रहे हैं कि महिलाओं में इतना जोश है इस चीज को लेकर के। आप समझिए, मात्र 2,500 रुपए की बात नहीं है। आप जो महिला होती है, चाहे गांव के परिवेश में हो या शहर की, उसके अपने खर्चे होते हैं, अपनी जरूरतें होती हैं। और कई बार जैसे शादीशुदा महिला है तो कई बार शायद उसको वो समर्थन अपने ससुराल से ना मिले, या कई बार मन महसूस के रह जाना पड़े, पर ये राशि उसकी अपनी राशि है, उसको अपने हिसाब से खर्च करने के लिए दी जा रही है। स्वावलंबी बनाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, महिलाओं का जो हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, उसका सबसे मोस्ट इंटीग्रल एस्पेक्ट जो है उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल आज़ादी, इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो स्वाभाविक है कि बिहार में जो है काफ़ी कमियां हैं, जिनको हमने विपक्ष में रहते हुए उजागर भी किया, सरकार के समक्ष भी रखा हमने। अब समय है उन सब कमियों को दूर करना, उसके ऊपर ओवरकम करना और उसको जड़ से मिटाना। ऋषि साहब, मेरा एक और भी सवाल था, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ओबरा को उस स्तर पर लाना। कैबिनेट की बैठक होती है, पास होता है हर एक प्रखंड में, डिग्री कॉलेज और हर एक प्रखंड में ये करेंगे। ओबरा आपके वक्त में तकनीकी शिक्षा में कहाँ तक खड़ा हुआ है, कहाँ आ गया? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन की घोषणा की सरकार ने, और उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन करना हम लोगों ने शुरू किया कि कहाँ पे खुलेगा, कहाँ नहीं खुलेगा। फिर सरकार जागी कि भाई उनके पास जमीन कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जमीन की जानकारी लो, तो स्पेशल सर्वे शुरू कराया गया। अब स्पेशल सर्वे भी इन लोगों का इस तरीके से शुरू हुआ कि लोगों को भ्रम की स्थिति में लेकर के चले आए कि जमीन उनकी बचेगी, जाएगी, खतिहानी है कि ये है, फलाना है। पिछले 1.5 साल से तो ये नौटंकी हम लोग देख रहे हैं सरकार की। कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई स्पष्ट विजन नहीं है, बस ठोक पीट करके जो है लोगों के पास पहुंच जाते हैं, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, लोगों को फालतू के काम में उलझा के रखा हुआ, तो ताकि लोग जो है अपने अस्तित्व को बचाने में लग जाए और सरकार की की हुई घोषणा को भूल जाए। तो इस कारण जो है ये सारे डिलेज हो रहे हैं। बिल्कुल, जोश ऐसे भी हाई है लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से फतेह हासिल हुआ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, ओबरा आता है वहां से, और वहां से जो मत प्रतिशत रहा वो जीत में एक बड़ा अहम योगदान भी रहा। इस वजह से जोश हाई भी है। जो बुनियादी चीजें हैं, जिस तरीके से कामकाज है, और जो वोटर अधिकार यात्रा या जो अधिकार यात्रा तेजस्वी की है, जिस तरीके से जनसैलाब है, उसके दम पर भी यकीन है तमाम विधायकों को और प्रत्याशियों को कि शायद इस बार भी परचम लड़ाएंगे। ऋषि साहब, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पर ओबरा की जनता, सम्मानित जनता, वोटर्स, मतदाता, अवाम, उनके लिए 2 शब्द, आग्रह, अपील, मैसेज। मैं अपनी ओबरा विधानसभा की महान जनता से अपील करता हूं कि बिल्कुल भी दिग्भ्रमित ना हो। आपने एक एबल और सक्षम व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाया पिछले 5 साल में। हाँ, कुछ गलतियां हुई मुझसे, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि बहुत समय तक जो है कंटिन्यूअस मैं नहीं रह पाया अपने क्षेत्र में, लेकिन उसके कुछ कारण थे। वो कारण मैं जनता के बीच ऑलरेडी जाकर के बताता रहता हूँ कि घर में इकलौता हूँ, कोई भाई नहीं है, कोई ऐसा जिम्मेदारी बांटने वाला इंसान नहीं है जो कि मेरे घर के कामों को भी पूरा करे। तो मुझे घर के काम के साथ साथ आपके क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी दूर करना पड़ता है। और जहाँ तक मैं सक्षम था वहाँ तक हमने अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा की है, और आशा करता हूँ भविष्य में भी ओबरा की महान जनता जो है मुझे फिर से कार्य करने का मौका देगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। साफगोई के साथ ऋषि यादव स्वीकार भी कर रहे हैं, कुछ काम रह गए जनता के बीच, शायद मैं उस वक्त नहीं रह पाया जिस वक्त रहना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां और भी थी, जिम्मेदारियां उससे बड़ी भी थी, और जनता के वास्ते ही लगा रहा है, यहाँ से लेकर तमाम जगहों तक। इनका ये भी कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई पटकथा होगी, विकास की नई शुरुआत होगी, और विकास की एक नई आंधी होगी ओबरा में। और इस बार फिर से जनता के दम पर, जनता के आशीर्वाद पर बिहार विधानसभा तक पहुंचेंगे। कयासों का बाजार गर्म है, इस बार आंकड़े शायद 6, 7, 8 के बीच में हो, 1000 के बीच में, लेकिन चुनाव जीतते हुए नजर आ सकते हैं ऋषि यादव। एबी न्यूज के लिए मैं विमलेंदु।